हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी साइंस की क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आजकल थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही है एक्चुअली। देखो, दिवाली आने वाली है तो हम लोग भी दिवाली के चक्कर में घर के कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ क्लासेस जो है अपनी जो थोड़ी गैप गैप के बाद हो रही है, जो फिजिक्स की कंटिन्यू क्लासेस थी। बाकी इसके बीच में हम लोग आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लासेज और वन शॉट के जो टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप उन क्लासेस को अभी रेगुलर अटेंड करते रहें। दिवाली जैसे ही निकलती है तो उसके बाद हमारी जितनी भी क्लासेज है वो सारी रेगुलर हो जाएगी और अपन जो टॉपिक वाइज जो भी फिजिक्स स्टार्ट है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एडवांस में सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। आई होप आप दिवाली को बहुत अच्छे से मनाएंगे और एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे पटाखों से। हेल्दी, अच्छी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी वाली दिवाली ही मनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जैसा कि आपको याद है कि हमारा जो लाइट वाला टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसा कि आपको याद है कि परावर्तन में हमने सीखा था कि परावर्तन उन मीडियम में होता है जिनमें आर पार दिखाई नहीं देता, यानी जिनमें से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल सकती, वो प्रकाश को यानी लाइट को रिफ्लेक्टेड कर देती है और उन्हीं मीडियम के अंदर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि बात करें, दीवार है, बोर्ड है, हमारी बॉडी है, बुक है, टेबल है, ये सभी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते। तो ये सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसीलिए ये प्रकाश का परावर्तन करती है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसी चीजें जो पारदर्शी होती है यानी जिनमें हम आर पार देख सकते हैं, उनमें प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना है वो किस तरह से होती है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अपवर्तन पारदर्शी मीडियम में ही होगा। पारदर्शी मीडियम जैसे पानी है, हवा है, कांच होता है, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें हम आर पार देख सकते हैं। और इनमें हम आर पार इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि ये प्रकाश का रिफ्रैक्शन करते हैं, यानी प्रकाश को आर पार गुजरने देते हैं। लेकिन जब भी प्रकाश माध्यम में से आर पार गुजरता है तो वो सीधा न जाकर थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो एक सेकंड आप बोल लेना। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो सीधी रेखा में न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। सपोज करें कि ये कोई मीडियम की लाइन है, मतलब इसके इधर दूसरा मीडियम है, इसके ऊपर दूसरा मीडियम है। जैसे ये प्रकाश की किरण मान लो इस तरह से आई, तो इसकी ऐसे आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ये ऐसे न जाकर कभी तो ये ऐसे मुड़ जाती है और कभी ऐसे मुड़ जाती है, मतलब सीधी रेखा में न जाकर अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने दो बातें करी, या तो ये ऐसे भी जा सकती है या ये ऐसे भी आ सकती है। तो इन घटनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी मीडियम समझना, माध्यम समझना। माध्यम क्या है, मीडियम कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जनरली तो आपने माध्यम पढ़े हैं तीन। एक तो सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। नॉर्मली तो आप यही जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें आप तीन ही भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक तो सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ये बात हम सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से नहीं करने वाले। हम यहाँ पर मीडियम यानी माध्यमों की बात करने वाले हैं कंपैरिजन के तौर पे। जब आप दो मीडियम में कंपैरिजन करते हैं तो उनमें एक मीडियम हमेशा हल्का और दूसरा मीडियम हमेशा भारी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मीडियम है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, यानी यहाँ पर हम जो मीडियम पढ़ेंगे ये दो पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर एक तो पढ़ेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी आप अपन पढ़ रहे हैं मीडियम।
अपवर्तन को समझने से पहले यहाँ पर जो मैं मीडियम आपको समझाने वाली हूँ वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा मीडियम कैसा मानना है यहाँ पर आपको, तब तक आप अपवर्तन को नहीं समझ सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपवर्तन को समझने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर में जो मीडियम होते हैं नॉर्मली सॉलिड लिक्विड गैस ही होते हैं, पर इन्हें अगर और आगे कैटेगराइज किया जाए, जैसे मान लो दो मीडियम दोनों ही सॉलिड है, दो है लिक्विड है, दोनों ही गैस है, तो उनके अंदर भी तो कोई कंपैरिजन हो सकता होगा। जैसे दूध है पानी है, दोनों लिक्विड होते हैं। इसी तरह पत्थर है, बोर्ड है, दोनों सॉलिड हो सकते हैं। तो सॉलिड सॉलिड मीडियम में भी तो कोई डिफरेंस हो सकता है, जैसे सॉलिड और लिक्विड गैस में हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई से भी दो मीडियम आपको दे रखे हो, तो उनमें से एक हल्का और एक भारी होता है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और उनमें प्रकाश के रिफ्रैक्शन की जो घटना होती है वो किस तरह से होती है। तो देखो अपन को यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम केवल दो ही चलेंगे, एक तो चलेगा सघन और एक चलेगा विरल माध्यम। क्या चलेगा? एक तो सघन माध्यम चलेगा और एक विरल माध्यम चलेगा। यानी सघन को तो बोलेंगे डेंस मीडियम, डेंस मीडियम, और इसे बोलेंगे रेयर मीडियम। यानी हमें यहां पर केवल यही याद रखना है कि मीडियम टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सघन और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम और विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सघन का मतलब क्या होता है। तो देखो जनरली अगर अपन बात करें तो सघन यहाँ पर हम वर्ड लेंगे हेवी चीज के लिए, यानी जो भारी होगी कंपेरिजन में, और इससे जो हल्की होगी लाइट, उसे हम लेंगे हल्की, मतलब उसे हम लेंगे विरल माध्यम। यानी जब भी आपको दो मीडियम में कंपैरिजन करना पड़े तो उन दोनों मीडियम में जो वाला हेवी होगा वो तो होगा आपका हमेशा सघन माध्यम, और जो हल्का होगा उन उसी के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर बात केवल कंपैरिजन की हो रही है, क्योंकि देखो नॉर्मली तो मीडियम टू टाइप के, सॉरी थ्री टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। पर इनमें भी अगर सॉलिड ही दे रखे हो, दोनों दोनों लिक्विड दे रखे हो, दोनों गैस दे रखे हो, तो उनमें कंपैरिजन, यानी यहाँ पर आपने ये जो सघन और विरल लिखा है ये केवल और केवल टू मीडियम के बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होने का मतलब ये हुआ कि एक की तुलना में दूसरा भारी हो सकता है और एक की तुलना में दूसरा हल्का भी हो सकता है। तो हल्का और भारी होने के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मीडियम को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक तो सघन यानी जो भारी माध्यम होता है वो, यानी जिसके कण भारी होते हैं, या यूं कह दो जिसके कण पास पास होते हैं, और विरल यानी जो हल्का होता है। और हल्का मीडियम कौन सा होगा? जिसके कण छोटे होंगे और जिसके कण दूर दूर होंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कंपैरिजन में, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले पानी और वायु, तो अगर मैं बात करूं पानी और वायु, इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पर सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है, तो देखो आप आराम से पहचान सकते हो। पानी वायु के कंपैरिजन में भारी होता है, पानी के कण थोड़ा पास होते हैं जबकि वायु के कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए वायु में आप आराम से आर पार देख भी सकते हो और वायु के बीच में चलते फिरते हो तो आपको परेशानी नहीं आती, जबकि पानी में से आर पार चलने में आपको परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि पानी के कण पास पास होते हैं और वायु के कण पानी के कंपेरिजन में दूर दूर होते हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि पानी में और वायु में सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि पानी यहाँ पर सघन माध्यम होगा और वायु यहाँ पर विरल माध्यम। यानी हमने केवल कंपैरिजन करा वायु और पानी में। वैसे तो आपको पता ही है कि ये लिक्विड होता है और ये गैस है, यानी ये लिक्विड मीडियम है और ये गैसियस मीडियम है। लेकिन अगर इनमें कंपैरिजन करके मैं आपसे पूछूं कि बताओ हल्का कौन सा है भारी कौन सा है, तो पानी भारी होगा और वायु हल्की होगी, तो भारी माध्यम होगा। हम लोग एज अ कंपेरिजन बात हो रही है, तो इन एक के कंपेरिजन में दूसरा जो भारी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सघन माध्यम, और जो हल्का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। तो यहाँ पर ये पानी हो गया सघन और ये हो जाएगा विरल। अब अगर मैं देखो आपको एग्जाम्पल चेंज कर दूं, जैसे मैं आपसे कहूं बताओ पानी और पत्थर, अगर अब मैं आपसे यहाँ कहूं कि बताओ इनमें कौन सा सघन होगा और कौन सा विरल, तो सघन का मतलब तो भारी और विरल का मतलब हल्का। तो यहाँ पर देखो पानी, ये एग्जाम्पल है नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताओ पानी और पत्थर में से सघन कौन है विरल कौन है, तो आप ये समझ लो भारी वाला ही सघन होगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर पानी सघन है,
यहाँ पर पानी और पत्थर की बात करें तो पत्थर भारी होता है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में पत्थर हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा विरल। यानी हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है, आपको यूं नहीं सोचना कि पानी तो सघन है तो यहाँ पर भी पानी सघन है, नहीं। यहाँ पानी सघन क्यों था? क्योंकि ये वायु के कंपैरिजन में भारी है। लेकिन यहाँ पर पानी विरल क्यों है? क्योंकि ये पत्थर के कंपैरिजन में हल्का होता है। इसी तरह देखो, अगर मैं आपके सामने दो कोई और चीज लिखूं, जैसे कि अपन मान ले दूध, दूध और पानी। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ इनमें से कौन सा हल्का और कौन सा भारी होगा, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये दोनों ही लिक्विड मीडियम है। पानी भी लिक्विड होता है और दूध भी लिक्विड होता है। लेकिन इन दोनों में अगर आपको ये पहचानना पड़े कि इन दोनों में सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, तो आप ये समझो इन दोनों में जो भारी है, भले ही दोनों लिक्विड है पर एक कोई ना कोई ऐसा होगा जो भारी होगा। जैसे पत्थर में और लोहे में भी, ऐसे पानी में, तेल में भी, दूध में और तेल में भी, हवा में भी अलग अलग गैसें होती है, उनमें भी कोई गैस हल्की है, कोई भारी है, कोई लिक्विड हल्का है, भारी है, सॉलिड में भी कोई हल्का है, भारी। तो एक कंपैरिजन करना है आपको। तो यहाँ पर देखो, दूध, क्रीम, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन से मिलकर बना हुआ होता है दूध, जबकि पानी के अंदर कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं पाए जाते। तो पानी के कणों के बीच में पार्टिकल्स छोटे भी होते हैं, डिस्टेंस भी होती है, और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह भी इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए पानी दूध के कंपैरिजन में हल्का होता है। तो पानी अगर यहाँ हल्का है तो ये तो जाएगा हमारा विरल माध्यम, यानी रेयर मीडियम, और दूध क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सघन माध्यम। यानी सघन और विरल किसी भी माध्यम का नाम नहीं है, ये केवल दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन है, जिसमें आप कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में हल्का है, या कौन सा माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में भारी है। हल्का और भारी होने को ही हम लोग सघन और विरल की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन की तरफ चलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अपवर्तन में प्रकाश जो होता है वो किसी भी मीडियम में से आर पार निकल जाता है, लेकिन वो अपने मार्ग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रकाश के अपवर्तन की वो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि सघन और विरल माध्यम में प्रकाश की किरण किस तरह से डाइवर्ट होती है, किस तरह से विचलित होती है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधी रेखा में न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे का मतलब है सघन से विरल या विरल से सघन में प्रवेश करती है तो सीधी रेखा में न जाकर अपने मार्ग से थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। जैसे उसको वो सीधा आई थी वैसे जाना चाहिए था, पर वो वैसे न जाकर थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधी रेखा में न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इसे लिख लें, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विरल से सघन और सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसका रिएक्शन किस तरह का होता है। चलिए, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ कि किस तरह से एक से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कैसा व्यवहार करेगी ये। देखो, दो कंडीशन हो सकती है, जैसा कि मीडियम में पढ़ा भी आपने कि मीडियम दो हैं, एक तो सघन है और एक विरल है, एक डेंस मीडियम है और एक रेयर मीडियम है। तो दो घटनाएं हो सकती है, या तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो या विरल से सघन में जा रही हो। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, देखो अपन डायग्राम में समझते हैं। सपोज करें ये ऊपर है सघन माध्यम, सघन यानी डेंस मीडियम है, इसमें से ये विरल माध्यम में आ रही है। एक घटना तो अपन ये सपोज कर लेते हैं रेयर मीडियम में आ रही है। ये अपन यहाँ पर बीच में अभिलंब बना देते हैं नॉर्मल, जैसा कि मैंने वहां पर भी बनाया था। और अपन दूसरी घटना समझ लें, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है, मान लिया अपन थोड़ी देर के लिए, और ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अभिलंब, तो अपन मान लेते हैं ऊपर विरल यानी रेयर मीडियम, और नीचे हम मान लेते हैं सघन। सघन यानी डेंस मीडियम, ठीक है। यानी अपन एक तो दो घटनाएं पढ़ रहे हैं, प्रकाश की किरण विरल से सघन में भी आ सकती है और सघन से विरल में भी आ सकती है। तो देखो, जब प्रकाश की किरण, जैसे मान लो ये कोई किरण आई सघन से इस तरह से, इसको यहां पर मिलाना है, में पॉइंट पर मिलाएंगे। एक सेकेंड रुकिए, ये लो, ठीक है। ये किरण आई तो आपको याद है आने वाली किरण को हम आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। तो अब देखो ये ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे आई तो इसको ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, पर ऐसे ना जाकर ये ऐसे फैल जाएगी, और ये अपवर्तन के बाद हो रही है तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इस पॉइंट को हम ओ डाल देते हैं, ओ, इसको भी ओ डाल दो, ओ। अब जैसे मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आई, जिसको बिल्कुल ऐसे आर पार जाना चाहिए था, पर ये सघन में आ गई तो ये ऐसे आ जाएगी, तो इसको तो बोलेंगे भाई हम आपतित किरण। आपतित किरण, और ये अपवर्तन हो रहा है तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब आप इसे देखो, दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है। देखो पहले डायग्राम में तो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो ये किरण आई इस तरह से, यानी ये किसी कोण आई पर आ रही थी, पर ये जैसे यहां पर प्रवेश करेगी तो देखो सघन के कण तो होते हैं पास पास और विरल के कण होते हैं दूर दूर, तो यहाँ पर जो किरण आ रही थी वो जैसे ही विरल में जाएगी उसको फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी, और सफिशियंट जगह मिलने की वजह से वो अभिलंब से दूर फैल जाएगी, इसीलिए ये यहाँ से यूं आने की वजह से यूं फैल जाएगी, और यहाँ पर ये आर कोण पर फैलेगी, तो यहाँ पर आई का मान तो छोटा रह जाएगा और आर का मान बड़ा हो जाएगा। आर का मान बड़ा हो जाएगा।
यानी जब थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं ताकि लिखने में भी इजी रहेगा। आई लेस देन आर, ये नहीं, आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रकाश की किरण सघन माध्यम में डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो क्योंकि रेयर मीडियम के जो कण होते हैं वो ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी उसको फैलने के लिए सफिशिएंट जगह मिल जाएगी और वो फैल जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जो आपतन कोण था आई उससे बड़ा हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। इसीलिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आई का मान छोटा होगा और आर का मान बड़ा होगा। इसी तरह अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रकाश की किरण देखो विरल से सघन में आ रही है आई कोण पर, मान ले आई, क्योंकि आई आपतन इंसिडेंट एंगल होता है, आपतन कोण पर आ रही है। तो जैसे ये सघन में जाएगी, इसको ऐसे यूं आई तो ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, पर सघन के कण होते हैं पास पास विरल के कंपैरिजन में, तो किरण को निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए वो सिकुड़ने लग जाएगी और सिकुड़ने के चक्कर में वो अभिलंब के पास आ जाएगी, इसीलिए आर का मान क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पर ये जो आर होगा इसका मान छोटा होगा, यानी यहाँ पर आई का मान तो होगा बड़ा और आर का मान होगा छोटा। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब तो आई का मान छोटा रहेगा, आर का मान बड़ा रहेगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो आई का मान बड़ा और आर का मान छोटा रहेगा। यहाँ पर आई क्या है, आई एंगल आई को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, और आर हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तब तो अभिलंब से दूर हटेगी, इस वजह से आई का मान छोटा और आर का मान बड़ा रहेगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का मान तो रह जाएगा, हो जाएगा बड़ा और अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा छोटा। तो अपन देखो इसके बारे में लिख सकते हैं, पहले वाले डायग्राम के लिए लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में एंगल आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन आर, ये होगा। यानी हमने तो क्या लिखा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इस स्थिति में आई का मान तो छोटा रहेगा और आर का मान बड़ा रहेगा, यानी अपवर्तन कोण का मान तो बड़ा हो जाएगा और आपतन कोण का मान छोटा रह जाएगा। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में
प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ लिख दो या झुक जाती है, लिख देना, मुड़ जाती है या झुक जाती है। इस स्थिति में आई का मान तो बड़ा रहेगा और आर का मान छोटा रहेगा। ठीक, आपको बात समझ में आई नहीं आई? यानी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और अभिलंब से दूर हटने की वजह से आई का मान तो छोटा रह जाएगा और आर का मान बड़ा हो जाएगा। यानी आपतन कोण का मान छोटा और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो सघन के कण थोड़ा पास पास होते हैं, उनके बीच जगह कम होती है, इसीलिए अपवर्तित किरण को निकलने का स्पेस कम मिलेगा और वो अभिलंबी की तरफ सिकुड़कर झुक जाएगी, मुड़ जाएगी। इस कंडीशन में आई का मान तो बड़ा हो जाएगा और आर का मान छोटा रह जाएगा। चलिए आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, आपको याद हो, एक तो हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और एक हमने पढ़ा था I इक्वल टू आर। तो वो जैसे परावर्तन के नियम होते हैं, यानी परावर्तन की घटना हमेशा दो नियमों का पालन करती है, बिल्कुल उसी तरह से अपवर्तन की घटना भी दो नियमों का पालन करती है। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन के एक नियम में समानता है और एक नियम में फर्क है। वहां पर तो आपने I बराबर आर पढ़ा था, यहाँ पर I का मान आर से के बराबर नहीं होता, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, इसलिए वो वाला नियम यहाँ पर नहीं है। तो बाकी की कौन से दो नियम है वो समझेंगे। तो आप सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम याद रखेंगे। अपवर्तन के दो नियम है, दो नियम है। देखिए अपन ने इस तरह से दो डायग्राम बनाए थे, जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे न जाकर ऐसे मुड़ गई। एक तो अपन ने ये पढ़ा, ये वाली चीज समझी, और एक अपन ने समझा ही है भाई इस तरह से आई प्रकाश की किरण तो वो यूं ना जाके और ऐसे मुड़ गई। ये दो घटनाएं आपने अभी जस्ट पढ़ी। इसमें आई और आर का मान तो बराबर नहीं था, एक कंडीशन में तो आई का मान बड़ा था और एक कंडीशन में आर का मान बड़ा था, और आई में से और आर में से किसका मान बड़ा होगा ये केवल और केवल डिपेंड करता है कि जो मीडियम हमारे सामने है उन मीडियमों में से कौन सा मीडियम सघन है और कौन सा विरल है, क्योंकि सघन और विरल के ऊपर ही प्रकाश की जो नेचर होता है वो डिपेंड करेगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ जाने वाली है या अभिलंब से दूर हटने वाली है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये तो देख लिया कि आई और आर तो बराबर नहीं होते, लेकिन एक नियम यहाँ पर भी कॉमन है कि ये आपतित किरण भी इस O पॉइंट पर ही मिल रही है और अपवर्तित किरण भी O पॉइंट से ही गुजर रही है और जो अभिलंब है वो भी O से ही गुजर रहा है। तो जो नियम आपने वहां पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, वो नियम यहाँ पर भी आएगा। यानी पर अपवर्तन के भी पहला नियम वही होता है कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम तो हम वही लिख लेंगे सेम टू सेम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब
सदैव सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी अपवर्तन का पहला नियम तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि परावर्तन में था, बस वहां पर एक ही शब्द का डिफरेंस था। यहाँ पर अपवर्तित किरण है क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, वहां पर परावर्तित किरण थी क्योंकि परावर्तन हो रहा था। तो यहाँ पर पहला नियम तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखो दूसरा जो नियम है वो क्या है, याद रखेंगे कि जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल वैज्ञानिक का नाम था और स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए, देखो माध्यम भी अलग अलग बहुत सारे हैं दुनिया में और प्रकाश भी अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। आपको पता है उसे रेनबो होता है, उसमें पूरे 7 कलर्स होते हैं। तो उस तरह से प्रकाश के जो रंग होते हैं उनका अपने आप में अलग अलग कलर हो सकता है। तो यानी विभिन्न माध्यमों में अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होता है उनके लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, ज्या मतलब साइन, मैथ्स में आपने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा होगा, तो जो ज्या होती है यानी साइन, उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, बराबर रहता है और इसी को हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, जिसे स्नेल के नियम से के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार मैं नियम लिख देती हूँ, फिर थोड़ा अपन बाद में इसको और डिटेल में समझेंगे। विभिन्न माध्यमों में, मीडियम देखो अलग अलग होते हैं इस हिसाब से दे रखा है, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया बोलते हैं साइन को और आपतन कोण होता है आई, इसलिए जिया क्या हो जाएगा, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया, देखो जिया तो वही साइन होता ही है और अपवर्तन कोण क्या है, आर का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसी कारण से स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होता है उनमें आपतन कोण की जिया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी उन्होंने ये कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिर या स्थिरांक भी कह सकते हैं, और ये जिस स्थिर राशि के बराबर होता है उसे कहा जाता है अपवर्तनांक। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नीटा, और यहां पर जो नीटा है इसे कहते हैं अपवर्तनांक। एक मिनट, आपको दिख तो रहा है यहां तक, एक सेकेंड, ओके दिख रहा है। एक्चुअली बोर्ड से थोड़ा ज्यादा नीचा हो गया तो शायद मुझे लगा दिख नहीं रहा। तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा, साइन आर, और ये होता है नीटा, जहां नीटा इसे पढ़ते क्या है, नीटा क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक।
यानी देखो यहाँ पर स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो साइन आई अपॉन साइन आर यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमेशा स्थिर होता है और ये जिस स्थिर राशि के बराबर होता है उस स्थिर राशि को बोला जाता है नीटा। और नीटा क्या होता है? अपवर्तनांक, माध्यम का प्रकाश का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तन यानी जिस माध्यम में से होकर प्रकाश गुजरता है उसका अपवर्तनांक। यानी देखो अपवर्तनांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी देखो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ये कंपैरिजन होता है दो मीडियमों में प्रकाश की चाल से। यानी आपको पता ही है कि किसी मीडियम में तो प्रकाश की चाल कम होती है और किसी मीडियम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। जैसे कि एयर में प्रकाश की चाल हमेशा ज़्यादा ही होगी, और अगर हम बात करें नॉर्मली, जैसे कि मान लो पानी है, तो पानी में प्रकाश की चाल कम होगी क्योंकि सघन और विरल के कणों में डिफरेंस होता है। अगर माध्यम के कण दूर दूर है तो प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है, और अगर माध्यम के कण पास पास है यानी माध्यम सघन है तो उसके कण थोड़े पास होंगे और इसीलिए प्रकाश को निकलने की जगह कम मिलेगी, इसलिए प्रकाश की चाल वहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अलग अलग मीडियम्स के अकॉर्डिंग जो प्रकाश की किरण होती है उसकी चाल अलग अलग होगी। हमेशा कंपैरिजन के तौर पर अगर अपन देखें तो जो रेयर मीडियम होते हैं यानी विरल, उनमें प्रकाश की चाल हमेशा ज़्यादा होती है, और जो सघन माध्यम होते हैं उनमें प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है, क्योंकि सघन माध्यम के कंपैरिजन में विरल माध्यम के कण हमेशा दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनमें प्रकाश की किरण को निकलना ईजी होता है। जबकि सघन माध्यम के जो कण होते हैं वो थोड़े पास होते हैं, जब उनमें प्रकाश की किरण निकलती है तो उसको निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता एज कम्पेयर टू विरल माध्यम, इसीलिए उनमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो अपवर्तनांक वही भौतिक राशि है जो हमें दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के बीच में कंपेयर करना सिखाती है। तो इसको भी पढ़ेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लें। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, आप इसका सारा रिवीजन करें। हम लोग आगे अपवर्तन के बाद में जो लेंस वगैरह हैं उनमें जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल है, उसके बाद जैसे अपन ने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। वहाँ पर जैसे गोलीय दर्पणों का मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, वैसे लेंस के लिए भी मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका एक चैप्टर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर मैं आपके पास एक मैराथन क्लास में आऊँगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट करने में भी हेल्प मिलेगी। तब तक आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो करते रहें। जितनी भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो सारी थ्योरी विद प्रैक्टिस याद करके रखें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको दिक्कत ना आए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, क्लासेस को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।